Hello students, welcome back in your English class. Today I am going to explain you question answer of poem Rain on the Roof and chapter 4 A Truly Beautiful Mind. As you know, your half yearly examination is near, so you have to learn. So I am going to give you some questions. You have to learn these questions and you have to watch this video carefully. Now question first from poem Rain on the Roof. What do these phrases mean to you? First is humid shadows. It means black clouds full of humidity. This is the meaning of humid shadows. Next, starry spheres. It means sky full of stars. Next, what a bliss. It means it is the highest happiness. Now, fourth is 1,000 dreamy fancies into busy being start. It means so many imagination start working in the mind. जो poet का mind है उसमें बहुत सारी imaginations आ रही थी. For this phrase is used. 1,000 recollection weave their air threads into woof. बहुत सारी जो मेमोरीज है, जो यादें हैं, वो एक धागों की तरह उसकी मेमोरी में आ रही थी. इट मीन्स सो मैनी मेमोरीज गो ऑन रिकॉलिंग इनटू द माइंड लाइक प्रिपेयरिंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम थ्रेड्स ऑन लूम. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? जो पोएट है उसे क्या पसंद था जब बारिश आती थी उस समय? The poet likes to lie in a cottage with a pillow. जो poet है उसे अपने cottage में एक pillow के साथ लेटना पसंद था. There he rest and enjoy the soft falling of the rain over his head. जहाँ पर लेटकर उसे enjoy करना पसंद था बारिश की को जो कि उसके head पर it means छत पर हो रही होती थी. Now question number 3. What is the single major memory that comes to the poet? Who are the darling dreamers he refers to? यहाँ जो सिंगल मेजर मेमोरी है, जो मुख्य याद है पोएट की, वो कौन सी थी और उसने डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए रेफर किया है? द सिंगल मेजर मेमोरी इज द मेमोरी ऑफ हिज मदर. उसकी जो एक मेन मेमोरी थी वो उसकी मदर की थी. एंड द डार्लिंग ड्रीमर्स द पोएट हियर रेफर टू आर लवली ड्रीमर्स हु रिमेंबर देयर मदर्स. उन लोगों के लिए यूज किया है उसने जो अपनी मदर को मिस करते हैं, याद करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज फ्रॉम चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन? आइंस्टाइन के बारे में ये जो ओपिनियन है ये किसके थे? ही वॉज बोरिंग. दिस ओपिनियन इज ऑफ हिज प्लेमेट्स. जो उसके साथी खेलने वाले थे वो उनका मानना था कि वो बिल्कुल बोरिंग है. सेकंड, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सेड इन लाइफ. कि वो बिल्कुल बेवकूफ़ है और अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होगा. ये किसका मानना था? अ हेडमास्टर. नाउ ही वॉज अ फ्रीक. ये किसका मानना था कि वो बिल्कुल दूसरों से डिफरेंट है? हिज मदर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन व्हाट द रीजन फॉर द फॉलोइंग. ये जो दिए गए हैं इनके लिए क्या रीजन है? फर्स्ट इज आइंस्टाइन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड. जो आइंस्टाइन है वो म्यूनिक का जो स्कूल है उसे छोड़ रहा था अच्छे के लिए. इसके पीछे क्या रीजन था? आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम. आइंस्टाइन को जो स्कूल्स के अंदर ऑर्डर और डिसिप्लिन फॉलो किया जाता था वो बिल्कुल पसंद नहीं था. ही ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स. क्लैश्ड का मीनिंग एज आई टोल्ड यू जो झगड़ा होता है, बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होते हैं. अक्सर उसके अपने टीचर्स के साथ में बहस हो जाती थी. एट द एज ऑफ 15 ही फेल्ट सो सफोकेटेड. 15 ईयर्स की एज में उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन होने लगी. देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. और इसीलिए उसने अच्छे के लिए उस स्कूल को लेफ्ट कर दिया. नाउ नेक्स्ट, आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन म्यूनिक.
म्यूनिक की बजाय वो स्विट्जरलैंड में स्टडी करना चाहते थे. What is the reason behind this? Einstein hated the school's regimentation in Munich. He often clashed with his teachers. He wanted to leave the school for good. कि जो आइंस्टाइन थे उन्हें स्कूल का जो रेजिमेंट वाला आर्मी जैसा जो डिसिप्लिन था वो बिल्कुल पसंद नहीं था. उनके टीचर्स के साथ में आर्ग्यूमेंट हो जाते थे. ही वॉन्टेड टू लीव द स्कूल, इसीलिए वो अच्छे के लिए इस स्कूल को लेफ्ट करना चाहते थे. ही वॉन्टेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन he got his wish to continue his education in German स्पीकिंग स्विट्जरलैंड. काफ़ी लंबा उन्होंने डिस्कशन किया अपने पेरेंट्स के साथ में. आफ्टर दैट उन्होंने डिसाइड किया कि जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है उस स्विट्जरलैंड में वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे. इन दिस सिटी पीपल वर विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन देन म्यूनिक. ये जो एरिया था, ये जो सिटी थी स्विट्जरलैंड, वहाँ पर लोग दूसरों के विचारों की रेस्पेक्ट करते थे, जबकि म्यूनिक में ऐसा नहीं था. नेक्स्ट, आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एली. जो आइंस्टाइन है वो मिलेवा को एक फ्रेंड की तरह देखते थे. आइंस्टाइन felt a special interest in a fellow student मिलेवा मैरिक. उनको स्पेशल इंटरेस्ट था इस स्टूडेंट में, अपनी जो फेलो स्टूडेंट थी उसमें. ही फाउंड हर टू बी अ क्लेवर क्रिएचर. उन्हें वो बहुत ही इंटेलिजेंट लगती थी. आइंस्टाइन सो इन हर अ फ्रेंड अगेंस्ट द Philistines. There were people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. कि वो जो फिलिस्टाइन थे उनके खिलाफ खड़ी होती थी उसके साथ में, जो कि यूनिवर्सिटी में उनके अपोजिशन में होते थे. मीन्स जो लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे, ऐसे लोग जो संगीत को नहीं मानते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ वो उसके साथ होती थी, उसका साथ देती थी. नाउ व्हाट डू दीज टेल्स यू अबाउट आइंस्टाइन. ये जो सारे विचार हैं इससे आपको आइंस्टाइन के बारे में क्या पता लगता है. दीज टेल अस दैट आइंस्टाइन डिड नॉट फाइंड द सुटेबल एटमॉस्फेयर इन हिज लाइफ. इनसे ऐसा लगता है कि जो आइंस्टाइन है उन्हें अपनी जो लाइफ है उसमें कोई भी These tell us that Einstein did not find the suitable atmosphere in his life. इन थिंग्स से हमें पता लगता है, इस चैप्टर को रीड करने से हमें ये पता लगता है कि जो आइंस्टाइन है वो जैसा एनवायरनमेंट, जैसा एटमॉस्फेयर चाहते थे उन्हें वैसा नहीं मिला अपनी लाइफ में. He could not adjust himself according to the society. और ना ही वो खुद को सोसाइटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए. Nobody understand his feeling and emotions and tried to bring out his hidden talent. किसी ने भी उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं की और उनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट था उसे बाहर लाने की कोशिश नहीं की. Now question number 6. Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? As I told you, Franklin Roosevelt उस समय पर वहाँ के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे. Einstein wrote a letter to Franklin Roosevelt because he feared that the Nazis could make and use an atomic bomb. क्योंकि वो जानते थे और उन्हें डर था कि जो नाजी लोग हैं वो एटॉमिक जो बॉम्ब है उसको यूज़ कर सकते हैं. In his letter written on August 2, 1939, he warned that a single bomb of his type is exploded in a port might very well destroy the whole part together with the same of the surrounding territory. और इस लेटर को उन्होंने 2 अगस्त 1939 को लिखा था और वार्निंग दी थी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को कि अगर ऐसा कोई बॉम्ब पोर्ट एरिया में, बंदरगाह के एरिया में अगर एक्सप्लोड होता है, उसका विस्फोट होता है, तो केवल वो पोर्ट एरिया ही नहीं बल्कि उसके आसपास का जो एरिया है वो भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी. जो हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब अटैक हुआ था उस पर आइंस्टाइन ने कैसा रिएक्शन दिया था. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ
द डिस्ट्रक्शन, ये जो विनाश हुआ था इससे वो बहुत ज़्यादा हिल चुके थे, बहुत गहरा आघात पहुंचा था उन्हें. दिस टाइम ही wrote स्पेशली अ लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस. और इस बार उन्होंने अगेन एक लेटर लिखा था, बट इस बार उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लिखा था. पहले उन्होंने जो लेटर लिखा था वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्हें लिखा था, और बहुत ही लॉन्ग ऑफिशियल लेटर लिखा. ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट इन इट. और उन्होंने जो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट थी इसके प्रति आग्रह किया था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जानी चाहिए. अनलाइक द लेटर रिटन टू रूजवेल्ट, दिस वन हैड नो इम्पैक्ट. लेकिन जैसा कि रूजवेल्ट पर पहले इम्पैक्ट हुआ था उनके लेटर का, इस बार नहीं हुआ. आइंस्टाइन कैंपेन फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप. जो आइंस्टाइन है उन्होंने फिर ये जो थिंग्स थी इनके खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट किया था. I hope you have understand. You have to learn all these questions and prepare for half yearly examination. Thank you and have a nice day.